अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा लाइन आर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। लाइन आर्ट कहते हैं किसी भी आर्ट का जो रफ होता है ना, स्केच, उसे हम फेयर करने के प्रोसेस को लाइन आर्ट बनाना कहते हैं। और उसमें हम सारी लाइनें स्मूथ रखते हैं, फेयर रखते हैं। और मैं आगे जाके आपको ये भी बताऊंगा कि मैं इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करता, मैं डायरेक्ट कलर क्यों स्केच के नीचे बढ़ना शुरू कर देता हूँ। ओके, तो ये रफ स्केचेस की ओपेसिटी मैंने कर दी लो, बहुत हल्की। रफ स्केच की जो लेयर थी उसे मैंने कर दिया फिर लॉक। अब इसके ऊपर मैंने एक नई लेयर बनाई जिसका नाम मैंने एल ए रख दिया है। एल ए मतलब लाइन आर्ट, लॉस एंजलिस भी कहते हैं एल ए को। ओके, तो अब मैं आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसकी आँखें होंगी। यहाँ से लाइन आर्ट बनाना शुरू करता हूँ। अच्छा, आँखों का लाइन आर्ट जो है ना, वो मैं थोड़ा सा, बल्कि ऐसी ठीक है, थोड़ा सा मैं वही रखूँगा, असली आँख जैसा नहीं बनाऊँगा, बल्कि ऊपर एक लाइन होगी और नीचे ये इस तरह आँख आ रही होगी। अब आप सोच रहे होंगे मैं लाइन आर्ट के लिए कौन सा ब्रश इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इधर मुख्तलिफ ब्रश होते हैं, लेकिन मुझे ये वाला अच्छा लगता है। ये बेसिक 5 है। कुछ लोग कहते हैं बेसिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, थोड़ा कर्व वाला इस्तेमाल करना चाहिए इस तरह का। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ब्रशेस इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ सिचुएशन के मुताबिक। मुझे ये वाला अच्छा लगता है और कई सारे प्रो बेसिक ब्रश ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब एक बारी में हमें ड्रॉ करना होगा। जैसे ये चोच है ना, मैंने एक बारी में इसे यूँ ड्रॉ किया। अब ज़ाहिर है कुछ ड्राइंग टैबलेट में प्रेशर सेंसिटिविटी नहीं होती, जो बहुत सस्ते वाले जो होते हैं, तो उनको फिर अपनी लाइन आर्ट को बग़ैर प्रेशर सेंसिटिविटी के बनाना होगा। लेकिन अगर आप एडजस्ट करना चाहें सेटिंग, तो भी जाके कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। अब इस चोच को मैं यहाँ तक लाऊंगा। मेरे ख्याल से इस तरह सही नहीं बन पा रही। तो अगर मैं इसको सही ड्रॉ करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी ब्रश को सिलेक्ट रख के इनको कोशिश करूँगा कि कुछ भी करके ये आपस में टकराया जाए। सही। तो अब जो एक्स्ट्रा हिस्सा है ना, उसको हम मिटा देंगे इस तरीके से। अब ज़ाहिर आप सोच रहे होंगे बहुत बोरिंग ट्यूटोरियल होने वाला है। लाइन आर्ट, मैं आपको बताता हूँ लाइन आर्ट के बारे में। लाइन आर्ट है थोड़ा सा टैलेंट और थोड़ी सी मजदूरी। मजदूरी का अमल ज़्यादा ही होता है इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ख्वारी वाले काम करने पड़ते हैं। अब इसमें आप गौर से देखिए, ये जो थी मैं एक एक बारी में सीधा बनाने की कोशिश कर रहा था, तो इस तरह लाइन आर्ट बना दी थी। अब मैं नीचे की लेयर को ऑफ़ करूँगा तो देखिए हमें इस तरह थोड़ा बहुत फेयर दिखना शुरू हो जाएगा आर्ट, जो कि हम आगे जाके सही कर सकते हैं। यानी अगर आपको मिटा के तो कुछ चीज़ें कम ज़्यादा करनी है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। एडजस्टमेंट बीच बीच में मैं अक्सर लाइन आर्ट की करता रहता था पहले, जब मैं लाइन आर्ट ड्रॉ करता था। इस पर हम बाद में आएंगे कि मैं लाइन आर्ट अब ड्रॉ क्यों नहीं करता। आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी। खैर, अब देखें यहाँ क्योंकि बाल है, तो बालों के लिए ना हम हमेशा इस तरह हिलाते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो थोड़ा सा सॉफ्ट सा है हो, या फिर उसके बाल जो है वो थोड़े से नरम हो। अच्छा, लेकिन एक और बात है, इस तरह के जो सीधे शेप्स हैं, देखिए दो एग्जांपल दे दी मैंने आपको। जैसे चोंच है या फिर किसी के बाल आपको ड्रॉ करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, यूँ करके। तो और 2-3 गलती होती हैं, फिर कंट्रोल जी दबा के दोबारा करना होता है, फिर कंट्रोल जी दबा के दोबारा ट्राई करनी होती है जब तक सही ना हो जाए। अब जो पत्ते वगैरह हैं उन्हें भी हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। अब गलती हुई मुझसे तो मैं उसने दोबारा एडजस्ट करूँगा। लेकिन इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं जो आपने पीछे लाइन बनाई है एग्जैक्ट उसे ही ट्रेस करें। लेकिन अगर आपके जहन में शेप है तो आप यानी डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है ड्रॉ करने में डायरेक्टली। तो इस तरीके से पूरा ट्रेस करना होता है। अब ये जो नीचे कैरेक्टर है इसकी, जैसे ये गन वाला हिस्सा है, अब ना इन एरियाज़ को आप चाहें तो इस तरह डायरेक्ट भी ड्रॉ यूँ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना मुझे लगता है कि थोड़ी सी मुश्किल होती है। जो इस तरह स्ट्रेट या ये जो सर है इसका कर्व ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनमें मैं एक अलग टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ। इनमें मैं क्या करता हूँ, ये जो टूल नज़र आ रहा है बेज़ियर कर्व टूल, इसे मैं सेलेक्ट करूँगा। और बेज़ियर नाम इसका इसलिए ये बेजारी से बजाता है।
कई सारे काम ही आसान कर देता है। और इसकी मैं थोड़ा सा साइज़ कम रखूँगा। अच्छा, इस टूल में ये होता है कि आपको प्रेशर सेंसिटिविटी नहीं मिलेगी। सही, प्रेशर सेंसिटिविटी मतलब कि जैसे ये लाइन है थोड़ी पतली हो रही है, थोड़ी मोटी हो रही है, तो इसका साइज़ चेंज हो रहा है, लेकिन इससे नहीं होता। लेकिन इसको हम फिर भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये अक्सर कामों को आसान कर देता है। मिसाल के तौर पे जैसे इस सर है, अब ये गोल कर्व है ना, मैंने यहाँ पे क्लिक दबाया और फिर यहाँ पे माउस का एक और क्लिक दबा के इसे खींचने से ये कर्व बढ़ जाता है। फिर मैं इसे यहाँ नीचे ले गया। अब यहाँ पे मुझे थोड़े से बाल दिख रहे हैं, तो मैंने हल्का सा बाल निकाला, क्लिक दबाया, फिर इसे हल्का सा मोड़ा, फिर यहाँ क्लिक दबाया, फिर हल्का सा यूँ बाल निकाला, फिर यहाँ क्लिक दबा के खींचा। अगर आपको एंगल चेंज करना है तो आप क्लिक दबा के थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। अब ना इस तरीक़े से मैंने इधर के कुछ बाल ड्रॉ किए हैं वक्ती तौर पे। अगर मैं चाहता तो पेन से भी लाइन आर्ट के ज़रिए कर सकता था, लेकिन मुझे फ़िलहाल ये वाला तरीका अच्छा लग रहा है। अब देखें, जैसे ही मैंने आखिरी क्लिक छोड़ा, डबल क्लिक दबाने से ये रिलीज़ हो जाता है, तो यहाँ पे एक और लाइन आ गई। अब इसी को मैं यहीं पे इस्तेमाल करूँगा, पीछे पीछे हल्का सा, और एक और क्लिक दबाया, फिर यहाँ पे क्लिक दबाया, तो अब ये बन गया पैरट। देखिए, कौवे को मैंने पैरट बना दिया। ये जो गन दिख रही है ना आपको, इसको मैं किस तरीके से ड्रॉ करूँगा। यहाँ से मैंने लाइन खींची, अब यहाँ हल्का सा मैंने कर्व बनाया और यहाँ लाके मैंने डबल क्लिक कर दिया, तो इससे हमें आसानी हुई इस तरह के शेप्स बनाने के लिए। अब ये बैग है, अब बैग को मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं बैग में चाहता हूँ थोड़ी डेप्थ आए और थोड़ी वेरिएशन आए साइज़ में। तो मैं ब्रश टूल सेलेक्ट करूँगा और ये ब्रश रखूँगा। और अच्छा, साइज़ बड़ा छोटा मैं ब्रश का कैसे कर रहा हूँ, शिफ्ट दबा के अगर मैं सीधा हाथ पे जा रहा हूँ तो बड़ा हो रहा है ब्रश, शिफ्ट दबा के उल्टा हाथ पे जा रहा हूँ तो छोटा हो रहा है। अगर आपको लाइन आर्ट करने में मुश्किल हो रही है किसी एंगल से, मिसाल के तौर पर अगर मुझे यहाँ से थोड़ा सा हाथ फेरने में मुश्किल हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, एम दबाऊँगा। एम दबाने से फ्लिप हो जाते हैं फ्रेम। तो एम तभी कई सारे आर्टिस्ट ड्राइंग के वक्त यूज़ करते हैं ताकि उन्हें आसानी हो। और अक्सर आप ड्राइंग करते वक्त कागज़ टेढ़ा करते हैं ना, जैसे आप यूँ ड्राइंग कर रहे हैं, आपको कागज़ टेढ़ा करना है। अब यहाँ तो चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ अगर आप 4 दबाएंगे, आपकी कीबोर्ड पे 4 है, उसे दबाएंगे तो ये थोड़ा इस तरफ रोटेट होगा उल्टा हाथ पे। 6 दबाएंगे तो सीधा हाथ पे रोटेट होगा। 5 दबाएंगे तो एकदम सेंटर में आ जाएगा। तो मैं 4 दबा के थोड़ा इधर का एंगल ले आया और यहाँ पे मैंने एम दबा दिया तो ये पूरा रोटेट हो गया। तो इस तरह अब कई सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस तरह तेज़ी से ना, आपको 3 उंगलियाँ 4, 5, 6 पे रखनी है और एक अंगूठा एम पे रखना है, और उन्हें आप चेंज करके कंट्रोल जी पे भी ला सकते हैं। तो अब जो प्रोफेशनल्स होता है वो इस तरह यूँ जल्दी जल्दी लाइन आप ट्रेस कर रहे हैं, फिर कोई फ्लिप किया, फिर यूँ किया, और फिर इसे फ्लिप किया, फिर यहाँ से यूँ ले गए। और ये तो मैं रफ़ करके दिखा रहा हूँ, यानी वो एकदम फेयर करके दिखा रहे होते हैं। फुल ना उनके ज़ाहिर ड्रॉ करते करते ब्रेन में इतने ज़्यादा मसल्स बढ़ जाते हैं, ब्रेन मसल्स जिन्हें हम कहते हैं, जो ड्रॉ करते करते हमारे प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं क्योंकि हमें आदत हो जाती है। तो अब मैं टोपी बना रहा हूँ, तो उसमें ये वाला बेज़ियर कर्व टूल इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि इसमें मैं चाह रहा हूँ कि शेप में थोड़ी वेरिएशन बने। तो थोड़ा छोटा थोड़ा मोटा हो रहा है ये। अब इसके कान यहाँ मैंने हल्के से बनाए, यहाँ पे कान बनाया मैंने। अब थोड़ी सी जगह मुझे छोड़नी है इसकी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दिया ताकि कान की भी जगह लगे, भाई पता चले लोगों को इसके कान है। कान थोड़े छोटे बड़े हो रहे हैं, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और ये एक्स्ट्रा हिस्से को मिटा देता हूँ। तो कई सारे जो स्टूडियोज़ होते हैं वो क्या करते हैं, जब ये इस तरह ड्राइंग कर रहे होते हैं ना और ये वाला मरहला आता है, तो उसके लिए अपने पास इंटर्नशिप रख लेते हैं। यानी एक बहुत मशहूर कॉमिक आर्टिस्ट है, उनके मैं ट्यूटोरियल्स देखता हूँ, तो वो मुझे बता रहे थे, मुझे नहीं, लोगों को, कि उन्होंने एक बंदा रखा हुआ है सिर्फ इस काम के लिए कि जो उनके स्केच है उनके ऊपर वो फेयर लाइनें बना दे। तो ये अक्सर काम दूसरों को भी लोग दे देते हैं। अब ये मैं इस तरीके से लाइनर ट्रेस करते करते स्पीड आर्ट में आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करता है। मैंने मेन जितनी बातें थी वो बता दी है, अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं हम लोग।
अच्छा, एक और टिप मेरे जहन में भी अभी आई। अगर यहाँ पे जो ब्रश स्मूथिंग है ना, अगर इसको मैं स्टेबलाइज़र कर दूँगा तो ये स्पीड आपकी लाइंस को थोड़ा खुद ही स्मूथ कर देगा, और इसे आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। वेट लाइन से भी तकरीबन यही होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको भारी लगता है, यानी पेन जो है ना थोड़ा हल्के चलता है। तो ये स्टेबलाइज़र है, अगर आप इसे मज़ीद बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा स्मूथ करेगा ये। और ये अक्सर जो आपको थोड़ा कर्व बनाने स्मूथ उसमें इस्तेमाल होता है। सही है, मैं इसकी मिसाल देता हूँ। अभी मैंने ये एज दबाया, इस तरीके से बनाया, और अब मैं नॉर्मल ब्रश से ये बना रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे ये जो है ये इतना स्मूथ नहीं है जितना ये है। तो आप यहाँ से जाके इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेबलाइज़र। मैं थोड़ा ऑर्गेनिक लुक चाह रहा था, तभी मैंने इतना ज़्यादा स्मूथनेस इस्तेमाल नहीं की, थोड़ा नेचुरल लुक आता है अगर रफ रखें तो। अच्छा, एक बार जब आप इस तरह लाइनर ड्रॉ कर देना, अब ये जो नीचे की रफ स्केच है इसको मैं आंखें बंद कर दूंगा और हमें खाली ये लाइनर दिखेगा। अब अगर मैं एक और लेयर बनाऊंगा प्लस दबा के, और उसका नाम रख दिया मैंने फिल। तो फिल का वक्त होता है कलर भरने का, जो मुझे अगली क्लास में बताना था, लेकिन इस क्लास में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वो ये है कि अभी मुझे ना इन अलग अलग एरियाज़ में इसको डिवाइड करना है। मिसाल के तौर पे फिल से आप एफ़ ले रहे हैं, एफ़ से मैं फोरग्राउंड यानी जो सबसे आगे का हिस्सा है वो, फिर एक और एफ़ दबा के मैंने एक और नई लेयर बनाई प्लस से, और अब मैंने एफ़ दबा के लिखा क्रो एंड ह्यूमन CNH। ये आप कुछ भी नाम रख सकते हैं जिससे आपको याद रहेंगे कौन सी लेयर में क्या है। फिर मैंने लिखा BG मतलब बैकग्राउंड लेयर। तो इन अलग अलग लेयर्स के नाम रख दिए मैंने। अब मैंने क्या किया, पहले एक कलर लिया, थोड़ा सा ऑरेंज सा ले लिया मैंने, और यहाँ बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ कर लिया। ये मैंने बैकग्राउंड पे रखा है ये कलर। अब ये ना बैकग्राउंड की लेयर में ये कलर महफूज रहेगा। और अब मुझे रंग भरना है फोरग्राउंड पे जितने एलिमेंट्स है ये। तो इन सबको सिलेक्ट करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा मैजिक वॉन्ड टूल लिया मैंने, और इसको मैंने ना ग्रो एंड श्रिंक थोड़ा सा इसका बढ़ा दिया। उससे क्या होता है कि जब वैसे अगर 0 पे करूँगा ना मैं, जैसे मैं इसे 0 पे किया, अब अंदर क्लिक किया तो ये इसके अंदर के हिस्से को सिलेक्ट कर लेगा, लाइन आर्ट के पूरे हिस्से को। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, अब क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा आगे बढ़ के सिलेक्ट करेगा, जिससे ना कलर जब हम भरेंगे तब पूरा आएगा। तो जिस जिस हिस्से पे मुझे कलर भरना है उन हिस्सों को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। देखिए गौर से, अभी मेथड को समझने की कोशिश करें। मैंने फ्रंट के जितने एरियाज़ हैं उन पे ये टूल से सबको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इन पे भर दूँगा ब्लू कलर। ये मुझे ना अलग अलग लेयर्स में अभी ये कलर डिसाइड किए हैं कि इधर इधर कलर्स लेयर्स में अलग हो गए हैं मेरे पास। अभी एक जगह रह गई थी थोड़ी सी, यहाँ कलर कर देता हूँ खुद ही मैनुअली। बैकग्राउंड पे मैंने ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके कर दिया कलर। अब देखें बैकग्राउंड और फोरग्राउंड की लेयर हमारे पास अलग अलग हो गई, तो इन पे हम अलग अलग शेडिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, कलरिंग वगैरह, इन्हें फ्लैट्स कहते हैं। और सबसे आगे की लेयर जो ये है, तकरीबन बीच की कह सकते हैं आप, इसमें क्या करूँगा, अगर मैं अंदर से सिलेक्ट करूँगा इसे तो कुछ मसले हो सकते हैं। जैसे ये जो लाइन आर्ट है ये हो सकता है सही ना आए, तो इससे बचने का एक तरीक़ा ये है कि मैं क्या करता हूँ, इसके बाहर सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ जो छोटी सी जगह है यहाँ पे क्लिक कर दिया। और जब आसपास का पूरा सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ ऊपर सेलेक्ट का ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपने क्लिक किया और इसे इन्वर्ट सिलेक्शन कर दिया। इससे क्या हुआ, आपकी सिलेक्शन इन्वर्ट हो गई, यानी जो आपने सेलेक्ट किया था उसका अपोजिट हिस्सा अभी सेलेक्ट हो चुका है। और अब इसमें मैं भर देता हूँ ग्रीन कलर। तो अब मेरे पास जो है ना वो अलग अलग लेयर्स में कलर्स आ गए हैं। सही, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये होता है। एनीवे पहले मैं एक और बात बता दूँ, अगर आप इस तरह सेलेक्ट करेंगे ना और आपको सिलेक्शन से हटाना है तो Ctrl+D मैंने शॉर्टकट सेट किया हुआ है, वरना Ctrl+Shift+A होता है अक्सर की रीता में। तो आप एक बार ना या विंडोज़ में जाके
विंडोज़ नहीं, आई थिंक सेटिंग में जाके कॉन्फ़िगर की रीता में जाके देख लेना कि डी सेलेक्ट का ऑप्शन क्या है। यहाँ देखिए मैंने कंट्रोल डी सेट किया हुआ है। डी सेलेक्ट में जाके आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं पता शॉर्टकट क्या है तो यहाँ लिखा हुआ होगा डी सेलेक्ट का। यानी डी सेलेक्ट मतलब एक बार जो हमने सेलेक्ट किया उसे सिलेक्शन से हटाने के लिए बटन दबाने को डी सेलेक्ट किया था। खैर मैंने 3 लेयर्स रख दी। अब क्या हुआ, एक बैकग्राउंड लेयर है और एक फोरग्राउंड है जो एकदम फ्रंट के ऑब्जेक्ट्स की है, और एक बीच में जितनी चीज़ें उनकी हैं। इन पर कलर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर जितने कलर हैं उधर डाल दी मैंने एक फिल, वो अब इन लेयर्स में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब अगर मैं ऐसे वो करूँगा ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चेक बोर्ड का निशान, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा चेक बोर्ड पे तो ये वाले लेयर लॉक हो जाएगी, यानी जो मैं कलर करूँगा वो इसी के अंदर आएगा। मिसाल के तौर पे मैंने किया ये जो बीच का क्रो वाला हिस्सा है, इस लेयर को मैं वो कर रहा हूँ लॉक यहाँ से। ये वाला लॉक नहीं, ताले वाला नहीं, यहाँ पे एक है अल्फ़ा चैनल लॉक करने को कहते हैं, तो इसे मैंने क्लिक करके लॉक कर दिया। अब जब मैं जो भी कलर करूँगा इस पर, जैसे मैं ब्लू या डार्क वाला कर रहा हूँ, तो वो खाली इसके अंदर ही आएगा, इससे बाहर जा ही नहीं सकता। तो फ्लैट, यार फ्लैट मैं एक काम करता हूँ, फ्लैट मैं अगली क्लास में बताऊँगा कि कलरिंग फ्लैट कलर डिसाइड कैसे करते हैं और किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी मैंने आपको खाली ये बताया कि लाइन आर्ट में कलर कैसे भरते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्रो को मैंने अल्फ़ा चैनल लॉक किए और अब मैं इस पर रंग भरूँगा तो खाली इसी पे आएगा, कहीं और नहीं आएगा। इसी तरह अगर मुझे ये वाला कैरेक्टर है, इसमें कलर भरना है, फिर मैं दूसरा कलर सेलेक्ट करूँगा और इसमें भरूँगा। अच्छा गलती से बाहर गया तो बाहर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस वाली लेयर में मैं पहले ही एक कलर डाल दिया था और उसे मैंने लॉक कर दिया अलग अलग लेयर्स में, तभी लेयर्स में रखते हैं हम कलर को। खैर ये था फ्लैट कलरिंग करने का प्रोसेस, जो हम अगली क्लास में मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेकिन लाइन आर्ट मैंने आपको समझा दिया लाइन आर्ट का क्या इस्तेमाल होता है। मैं इन सबको डिलीट कर दूँगा। सवाल ये उठता है मैंने डिलीट क्यों किया, क्योंकि अब मैं दिखाऊंगा अपना मेथड। लाइन आर्ट मोस्टली लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा मरहला थोड़ा सा अलग है और कई सारे आर्टिस्ट ये दूसरा वाला मेथड ज़्यादा पसंद करते हैं डिजिटल पेंटिंग के लिए, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। मैंने एक नई लेयर बनाई और उसका नाम मैंने लग दिया फिल, कलर फिल। ओके, तो आई थिंक इसका नाम बीजी रख देता हूँ। बैकग्राउंड कलर होगा और फिर इसमें होगा मिड ग्राउंड और फिर आएगा फोरग्राउंड। तो देखें फोरग्राउंड यानी जो स्क्रीन की एकदम करीब चीज़ है, मिड ग्राउंड बीच में जो है, बैकग्राउंड जो सबसे पीछे है। अब देखिए बैकग्राउंड में मैंने क्या किया, जो भी कलर था हमारा वो डायरेक्ट कर दिया। सही है, मैंने अभी लाइन आर्ट ड्रॉ किया ही नहीं भाई। और यही पेंटिंग का थोड़ा अच्छा प्रोसेस होता है। अच्छा ये जो रफ़ लाइन है ये थोड़ी सी रफ़ ही है, इन्हें थोड़ा सा और बेहतर करके हम फिर इसके नीचे ना डायरेक्ट लेयर्स बना के कलर शुरू कर देंगे डायरेक्ट। अब जैसे मिड ग्राउंड पे जितनी चीज़ें हैं उन्हें मैं क्या करूँगा, ये है बेजियर कर्व टूल, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करना शुरू कर दूँगा इस तरीके से। अब जैसे मुझे थोड़ा कव्वे का रफ़ टेक्सचर देना है तो यहीं से थोड़ा थोड़ा रफनेस इंक्रीज़ कर दूँगा और इसे ट्रेस करना शुरू कर दूँगा। तो इससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है कि लाइन आर्ट नहीं आएगा। अच्छा सवाल ये उठता है कि लाइन आर्ट के बगैर आर्ट दिखने में कैसा लगेगा, तो ये भी सुन लें। ये देखिए ये लाइन आर्ट के बगैर है और ये लाइन आर्ट के साथ है। ये लाइन आर्ट के बगैर आर्ट है और ये लाइन आर्ट के साथ है। ये लाइन आर्ट के बगैर आर्ट है और ये लाइन आर्ट के साथ है। समझ में आ रहा है फ़र्क आपको? क्या फ़र्क है दोनों में? एक में लाइंस नज़र आती हैं, एक में नहीं आती। तो असली दुनिया में हमें आसपास लोगों के लाइंस दिखती नहीं है, तभी ये लाइंस हम एनिमेशन से भी यूज़ कर लेते हैं दूसरी जगहों पे, लेकिन डिजिटल पेंटिंग में कई आर्टिस्ट यूज़ नहीं करते। तो देखिए मैंने पेन से बेजियर कर्व टूल से सिलेक्ट किया इस पूरे एरिया को और अब मैंने इसके अंदर जो भी कलर मुझे भरना था भर दिया। तो अब क्या हुआ कि जब मैं ये लाइन आर्ट हटाऊँगा ना ऊपर से रफ़, तो देखें यहाँ एक शेप के अंदर पूरा कलर आ गया, हमें पूरा शेप मिला यहाँ पे। अब जो फोरग्राउंड पे जितनी चीज़ें उनको भी मैं इसी तरह सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और ये पूरा सेलेक्ट किया, इसके साथ ये पत्ते सेलेक्ट किए अपने हिसाब से
और जब इनको जैसे फ़र्ज़ करें मैंने ये पूरा सेलेक्ट कर लिया पत्तों का, अब इस पर जो मैंने कलर भरा, फ़र्ज़ करें ग्रीन भरा, तो ये आ गया सामने की लेयर में। अब ये मुख्तलिफ़ लेयर्स में हमें मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट मिल गए बगैर लाइन आर्ट के, और ऊपर की जो रफ स्केच है उन्हें मैं ऑफ़ करूँगा तो यहाँ मुझे ये कलर्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो फ्लैट कलर्स हैं ये मैं आपको अगली क्लास में करके दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको क्या क्या बताया मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कि लाइन आर्ट पे किस तरीके से कलर किया जाता है और बगैर लाइन आर्ट के किस तरीके से कलर्स भरते हैं। अभी देखें आप सोचोगे डिटेल में नहीं किया कलर्स की, तो अगली क्लास में मैं बताऊंगा कलर्स कैसे डालते हैं, लेकिन अभी मुझे खाली ये दिखाना था कि लाइन आर्ट कैसे इस्तेमाल करता है, और ये भी मैंने बताया कि मैं क्यों नहीं इस्तेमाल करता। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मैं सैयद उस्मान फ्रॉम क्रिएटिव ग्रीन, शुक्रिया।